नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 8 नवंबर 2024 को लास्ट वर्किंग डे था। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हालांकि 9 और 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होने के कारण उनका 8 नवंबर को ही अंतिम कार्य दिवस रहा। अपने कार्य दिवस के आखिरी दिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को भविष्य में ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाए। उन्होंने कई अहम फैसले दिए या कई मामलों में वो बेंच का हिस्सा रहे हैं। ऐतिहासिक फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर आर्टिकल 370 और समलैंगिक विवाह समेत कई अहम फैसले। ये ऐतिहासिक फैसले ही उन्हें अन्य चीफ जस्टिस से कुछ खास बनाते हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे कार्य दिवस है। अपने कार्य दिवस के आखिरी दिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को भविष्य में ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कई अहम फैसले दिए या कई मामलों में वह बेंच का हिस्सा रहे। ऐतिहासिक फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर आर्टिकल 370 और समलैंगिक विवाह समेत कई अहम फैसले हैं। ये ऐतिहासिक फैसले ही इन्हें अन्य चीफ जस्टिस से कुछ खास बनाते हैं। तो आइए जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के 11 ऐतिहासिक फैसले। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करने वाला फैसला 2019 में आया था। इस अहम फैसले को 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वह उस दौरान चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन एक मत से फैसला देने वाली बेंच का हिस्सा जरूर थे। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण था कि देश इसी तरह अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी। अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। वहीं इस केस में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जजों ने संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसला लिया है। समलैंगिक विवाह को कहा नो। भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग पर भी चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। हालांकि उन्होंने इसे मंजूरी देने से यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसे फैसले संसद पर छोड़ देने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलावों के लिए भविष्य में विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। एक झटके में समाप्त किया इलेक्टोरल बॉन्ड। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने करोड़ों रुपए हासिल किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। बेंच का कहना था कि यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की कराई एंट्री। केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने फैसला दिया था, उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी कि यह ऐसा करना असंवैधानिक है। वहीं संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित करते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जारी रखना गलत है। कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ लिया पंगा। चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाम कॉलेजियम बहस में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता का बचाव किया। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के लिए न्यायाधीशों के करियर का मूल्यांकन करते समय इसके खुलेपन को बनाए रखने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि हमने ऐसे कदम उठाए हैं कॉलेजियम का सिस्टम पारदर्शी रहे। उनका कहना था कि हम किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश करते हुए यहाँ देखते हैं कि हाई कोर्ट में उसका करियर कैसा था। निजता का अधिकार है धर्म बदलना।
केरल के मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच का भी डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थे। बेंच का कहना था कि यदि कोई युवती बालिग है तो यह उसका अधिकार है कि वह किससे विवाह करे। इसके अलावा यदि उसने अपना धर्म मर्जी से बदल लिया मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर भी फैसला सुनाया था। बेंच का कहना था कि ऐसा होना महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन है। अदालत ने कहा था कि इससे महिलाएं कैसे कामकाज के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगी। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र में क्या बोला एचसी। दिल्ली सरकार के प्रशासन और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद एवं अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने उन्हें बेल दी थी और कहा था कि यह अधिकार है। इसके साथ ही बेंच का कहना था कि निजी अदालतों को ही इस संबंध में फैसला लेना चाहिए। उन्हें बेल की अर्जियों पर समय रहते ही फैसला करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रखा बरकरार। अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन दिए ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत इसे धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। वहीं सीजेआई समेत 4 जजों ने एकमत फैसला दिया, जबकि तीनों जजों ने डिसेंट। अब आपको बताते हैं चंद्रचूड़ की शुरुआती पढ़ाई से लेकर उनके मुख्य न्यायाधीश बनने तक के सफर के बारे में। भारत की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इस पद पर कार्य किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1986 में अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम और डायरेक्ट इन ज्यूरिडिकल साइंस यानी कि एसजेडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराया और मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में वकालत। अपनी असाधारण योग्यता के कारण उन्होंने 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई यूनिवर्सिटी में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर बने। उन्होंने अमेरिका के ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और दक्षिण अफ्रीका के विटवाटर सैंड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में व्याख्यान दिए। वहाँ संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भी वक्ता रहे हैं। 29 मार्च 2000 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में कार्य किया और कानूनी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 31 अक्टूबर 2023 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अपनी कड़ी मेहनत और न्यायिक कुशाग्रता के कारण उन्हें 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 9 नवंबर 2022 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपने पूरे करियर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायशास्त्र और कानूनी शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने भारतीय कानूनी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7।
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को रिटायर हुए और इसी के साथ उनके किए गए फैसले, उनके द्वारा लिए गए फैसले भारत के इतिहास में भी दर्ज हो गए। आज इसी पर बातचीत करेंगे, उनके कार्यकाल के विषय में, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विषय में और 50वें जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद उनका कार्यकाल जो रहा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सत्यधीर जादौन, वरिष्ठ अधिवक्ता और हाई कोर्ट बार के पूर्व महामंत्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और सबसे बड़ी बात ये है जादौन जी उस समय जब चंद्रचूड़ जी यहाँ पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तब बार के महामंत्री थे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस पर सत्यधीर जादौन जी। धन्यवाद। डीवाई चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो गए हैं और इनके कार्यकाल के समय आप वहाँ पे बार के महामंत्री भी थे। कैसा रहा आपका इनके साथ जो कार्यकाल? देखिए, ये डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं और हम लोगों को ये जो अवसर प्राप्त हुआ है उनके साथ कार्य करने का, जब वो यहाँ से एलिवेट हुए एज ए सीजीआई, तो हम लोग यहाँ से क्योंकि उस समय मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी था, तो उनके फेलिसिएशन में हमने पार्टिसिपेट किया, उनके ओथ में भी पार्टिसिपेट किया और ये अवसर हम लोगों को मिलता रहा कि उनसे हम लोग वार्ता करते रहें। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो उनका व्यक्तित्व है, इस धनी प्रतिभा के व्यक्तित्व के लोग बहुत कम ही हुआ करते हैं और वो शिखर पर गए। उन्होंने अपने टेन्योर में जो भी कार्यकाल किए, जो ऐतिहासिक फैसले दिए, वो आज हिंदुस्तान के लिए एक नजीर है और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को जो इस गरिमामयी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर एज ए न्यायाधीश काम किए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। जी, सत्यधीर जी 2019 में जो फैसला ऐतिहासिक आया था अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का, उसमें इस फैसले वाली बेंच में भी डीवाई चंद्रचूड़ थे। जी जी जी, क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, हमने कहा 2019 में जो फैसला आया था राम मंदिर निर्माण को लेकर के 500 सालों के बाद जो एक तरह से मंदिर निर्माण के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ था, उसमें जो बेंच ने फैसला सुनाया था, उसमें चीफ जस्टिस भी मौजूद थे उस समय। हाँ, वो वन ऑफ द मेंबर उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेंबर थे और क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति थे और चीफ न्यायाधिपति थे, तो उनका इस ऐतिहासिक फैसले में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो जनता या जो लोग इस 500 साल की वेदना के दंश को झेलते हुए आ रहे थे, निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा। जो भी आने वाले लोग होंगे, ये एक नजीर है कि सामंजस्य भरा फैसला ये आया और उसमें हमारे डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ एक मेंबर थे। उस मेंबर की हैसियत से जो फैसला आया वो बहुत स्वागत योग्य फैसला रहा। जी, सत्यधीर जी आप तो बेहद करीब से जानते होंगे जो इनका निर्णय लेने का तरीका है, सटीक, जब उनको लेना है तो निर्णय ले लिया, फैसला सुनाना है सुना दिया। व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या था इनका, कैसा रहा अपने साथ और काम करने वालों के साथ या और? नहीं, ये तो हम लोगों को अवसर मिला कि ऐसे न्यायमूर्ति के साथ हम लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब ये एलिवेट होकर के यहाँ के चीफ बन करके आए, तब हम लोगों ने इनके साथ काम किया। व्यक्तित्व इनका जो है बहुत विशाल हृदय है। इनकी जो काठी है, इनका जो चरित्र चित्रण है, तो उनके लिए शब्दों की कमी पड़ती है और वो बेहद सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं। जब हम लोग यहाँ से गए, जब ये एलिवेट होकर के एज ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बने, तो यहाँ से जब हम लोग
वहां इनके स्वागत में गए तो ये उस सरल भाव कि मुझे तो प्रयाग की धरती में जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित है वहां काम करने का मौका मिला, तो हृदय व्यक्ति और सरल व्यक्ति जिनसे हमेशा वार्तालाप की जा सकती थी, किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जाती रही, चूंकि व्यक्तित्व के तो ही हैं ही, और इनसे जो व्यक्तित्व के मूल आधार होते हैं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं कि आदमी जो संपूर्ण होता है उस संपूर्णता को उन्होंने एक जो आयाम दिया, उस संपूर्णता के लिए इनको जितना हम लोग साधुवाद करें, जितना इनका कोटि धन्यवाद करें उतना कम पड़ता है। बहुत सरल और स्वभाव, हम लोग ने व्यक्तिगत समय समय पर विरोध भी किया, जैसे कि हम लोगों के यहाँ आज जो दौर है चल रहा है जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए, हम लोगों ने व्यक्तिगत इनसे कहा कि एक आज काम कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, यहाँ पर 160 जजेज की स्वीकृति है, और आज का दौर जो है कि हम लोग आधे जजेज पे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, वी आर वर्किंग इन हाफ कैपेसिटी ऑफ जजेज। तो जो लिटिगेशन है वो डे बाय डे पेंडेंसी है। आज एक कोर्ट में 1000 मुकदमे लगते हैं तो निश्चित रूप से वो जजेज की कमी को दर्शाता है कि वहां पर जो संख्या निर्धारित है, जो सैंक्शन पोस्ट है वो भरी नहीं जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, इनको इस सब्जेक्ट पे कुछ कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और ये जो रिक्त पदे हैं इनको जितनी जल्दी हो सके उसको भरा जाए, तो आम आदमी को न्याय मिलने में और जो न्याय मिलने में देरी होती है वो उससे उसकी भरपाई हो सके। जी तो ये हम लोगों ने इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि इस समस्या का निदान, और ये एक बड़ी समस्या है कि अगर जी, जिस अपनी मांग जिस रखी जो आपने जगह एक समय तरीके से। जी, ये जब चंद्रचूड़ जी जब फैसले लेते थे तो जैसे अनुच्छेद 370 हटाने के लिए खिलाफ दायर याचिकाओं पर इन्होंने बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन अदालत ने आर्टिकल 370 हटाने को संविधान के तहत माना था। इसके अलावा समलैंगिक विवाह को दो टूक रूप से जो है वैध करने वाली याचिका को नो कह दिया था। वैसे ही एक झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर दिया। तो ये कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जो इनको ऐतिहासिक बनाते हैं। देखिए, मैंने चौहान साहब, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जी, निश्चित तौर पे ये एक व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व है जो बिरले लोगों के अंदर होता है। ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बहुत बिरले ही होते हैं जो समय समय पर मिलते रहते हैं, लेकिन इस कमी को जो हम लोगों ने उजागर किया, निश्चित तौर पे मानवीय दृष्टिकोण भी होता है लोगों के साथ, और इनके ऊपर भी देश की संविधान की जिम्मेदारी थी। तो जो आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला हुआ, ये एक सराहनीय कदम था। हमारे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के रहे, एक अहम भूमिका में ये इन्होंने अपना रोल अदा किया है, और इन सब चीजों को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड तो सब्सिक्वेंट एक इवेंट था, तो ऐसी जो कुरीतियां हैं समाज में, इनको जो कानूनी रूप से मान्यता मिलती है, इनको खत्म करने के लिए जो प्रयास किया, जो निर्णय दिया, निश्चित रूप से स्वागत योग फैसला है। हम लोग इसकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं और हमेशा सराहना करते हैं। जी, हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ गए हैं धर्मेंद्र सिंह धर्मू एडवोकेट, जो यहाँ पे एसोसिएशन में महामंत्री भी रहे हैं और इस समय प्रयागराज हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच के स्टैंडिंग काउंसिल है। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका न्यूज प्रेस में। धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है हमारी? शायद नेटवर्क की दिक्कत है। तो सत्यधीर जी, जो बातचीत चल रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो समाप्त किया था इन्होंने, उसके लिए इनको थोड़ा बहुत विरोध भी पार्टियों को झेलना पड़ा था, क्योंकि भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनको जो करोड़ों रुपए हासिल हुए थे, तो उसका इन्होंने व्यवस्था को पारदर्शी करने के लिए एक झटके में निर्णय ले लिया था। उसका भी कहीं ना कहीं इनको विरोध देखिए, का सामना शायद करना पड़ा था।
चौहान साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि समाज की कुरीतियां हैं और जी हमारे समाज में दोनों पक्ष के लोग होते हैं जो कि अपनी व्यक्तिगत हित को साधने का भी प्रयास करते हैं और सामाजिक कुरीतियों को जो भी जितनी जल्दी समयबद्ध तरीके से अगर समाप्त किया जाए तो वो हमेशा स्वागत योग्य फैसला होता है। क्रिटिसाइज तो हर आदमी करता रहता है, चाहे आप जी अच्छाई की तरफ जाएं उसको भी क्रिटिसाइज करेगा, बुराई की तरफ जाएं तो उसको क्रिटिसाइज करने का सब्जेक्ट ही होता है। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया है, ये स्वागत योग्य फैसला है और समाज में कुरीतियां फैलाने के लिए जो सामाजिक नीतियां है उसके निर्धारण के लिए जो चीज अच्छाई तय करती है उसमें बुराई की कोई जगह नहीं होती है। जी जी वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह धर्मू हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसोसिएशन में महामंत्री भी रहे कानपुर में, इसके अलावा हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच के स्टैंडिंग काउंसिल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी न्यूज प्लस में। धर्मेंद्र जी को शायद आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बता देना चाहता हूँ तो आवाज आ रही है? जी आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। तो कोई यही कुल मिलाकर के जैसे कि कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार से सीधे सीधे उन्होंने पंगा लिया था। जो न्यायिक चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाम कॉलेजियम बहस में महत्वपूर्ण एक योगदान कहा जाए या अंतर्दृष्टि कहा जाए वो प्रदान की थी। देखिए, सामाजिक कुरीतियों के बारे में जो न्यायिक संविधान की व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में, वो सर्वोपरि व्यवस्था है और जो आप व्यक्तिगत किसी पार्टी को अगर हित हो रहा है तो ये जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय प्रणाली की प्रक्रिया है, जो जिससे न्याय सुलभ और सुगम होता है, उस प्रक्रिया को अगर हम एडॉप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो ये तमाम तरीके की जो तमाम पार्टियां हैं उसका विरोध, इस विरोध का संविधान के ऊपर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि संविधान व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है, ये सार्वजनिक हित के लिए होता है और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमको जो भी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं वो हम व्यक्तिगत दायरे में न लेकर के संविधान के दायरे में जो फैसला लेते हैं उसके लिए क्रिटिसाइज अगर लोग करते हैं तो ये एक अवमानना की श्रेणी में भी आता है। तो ऐसे लोगों को समयबद्ध तरीके से भी दंडित करने का भी प्रयास किया जाए कि आपने अगर इन सब चीजों को लेकर के ये व्यवस्था को लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो ये संविधान के खिलाफ टिप्पणी मानी जाएगी। जी निष्ठा का अधिकार धर्म बदलना है, ये भी उन्होंने कहा था। केरल के मशहूर हादिया मैरिज केस में फैसला सुनाने वाली बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ सिंह हिस्सा थे। बेंच का कहना था कि अगर कोई युवती बालिग है तो उसका ये अधिकार है कि वो किससे शादी करे। इसके अलावा उसने अपने धर्म को बदलना उसकी मर्जी में शामिल है, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। अदालत ने धर्म बदलने को निष्ठा का अधिकार भी करार दिया था। तो ये कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिसमें लगता है कि बेबाकी से जो डीवाई चंद्रचूड़ निर्णय लेते रहे हैं उसमें एक बेबाकपन था। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे समाज में ये भी एक कुरीतियां हैं जो समाज में व्याप्त हुई हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का इसी के लाइट में एक और फैसला आया हुआ था, मैं आपके संज्ञान में होगा लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि एक चंद्रचूड़ साहब का फैसला आया था, जैसे किसी माइनर ने या वो एट द एज ऑफ कंसेंट है तो उसमें भी एक फैसला आया था कि अगर वो लड़की बालिग भी है या नाबालिग है और कंसेंसुअल रिलेशंस में रह रही, वो अपने अच्छाई और बुराई को समझ रही है, तो इसमें भी उन्होंने एक फैसला दिया था, वो भी एक स्वागत योग्य फैसला था। तो कुरीतियों के आधार पे जो भी उन्होंने न्यायिक दृष्टिकोण से और कानून की परिधि में रह करके सारी चीजों पे जो फैसले दिए हैं वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य फैसला है और बिरले लोग ही होते हैं जो इस तरह से जीवन शैली को अपने चलाते हैं। न्यायिक संविधान की पीठ में, न्यायिक सर्वोच्च पीठ में सर्वोच्च पद पे रहते हुए जिस कार्य प्रणाली का उन्होंने निर्वहन किया है, मैं उनके फैसले का स्वागत जी करता हूँ। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार जब चला था, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अफसरों का जो विवाद हुआ था, उसमें भी अदालत ने जो लंबी सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही फैसले लेने का अधिकार है और वही इसके दायरे में आते हैं।
तो देखा जाए तो कुल मिला के केंद्र सरकार से अलग जाकर के सीधे उन्होंने एक व्यवस्था जो थी दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही वो संवैधानिक अधिकार दिया था। देखिए, सरकार की जो भूमिका होती है, निश्चित रूप से सरकार की भूमिका न्यायपालिका की भूमिका से बिल्कुल अलग है। जो कोलिजियम प्रणाली के सिस्टम को लेकर के एक बार ये आपस में मतभेद हुआ है, उस मतभेद को भी लेकर के जो समन्वय जो बनाया गया है, जिस प्रक्रिया को निर्वहन करने के लिए इन सब चीजों की तायीद की गई है संविधान के दायरे में रह करके, उस संविधान को हम लोग संविधान के फॉलोवर हैं और कानून के दायरे में रह करके जो भी बातें होंगी, जो भी उनकी मंशा होगी, हम कानून के रखवाले हैं और कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। जी। जो केंद्र आखिरी की दिन जी रिटायरमेंट के आखिरी दिन यानी कि कल 8 तारीख को जो ऐतिहासिक फैसला लिया उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो भी यादगार रहेगा। ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। सीजेआईडीआई ने कहा है कि एमआईयू अल्पसंख्यक संस्थान है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत इसे धार्मिक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत में फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया। इसके बाद सीजेआई ने एमयू के स्टेटस पर फैसला करने का अधिकार 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। तो इस फैसले को लेकर के पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समुदाय हो, एक चर्चा का माहौल हो गया है। तो आपके नजरिए में ये फैसला क्या क्या कहता है? कितना ऐतिहासिक है या कितना कारगर रहेगा? जी। मैंने चौहान जी आपसे पहले भी कहा कि जो इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, वो उन्होंने तो फैसले निरंतर फैसले दिए और कानून के दायरे में रह करके जो फैसले दिए हैं, वो सारे फैसले स्वागत योग्य हैं। अब उसको चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी के लोग हों, क्रिटिसाइज करने का राइट संविधान के दायरे में रह करके करना है, वो तो स्वागत योग्य है। अदरवाइज तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और तमाम तरह के अपने लोगों के अपने संचालन के तरीके होते हैं। और फैसला देने में चंद्रचूड़ साहब कभी भी हेजिटेशन उनको नहीं रहा। जब भी यहाँ भी किसी भी मसले पे रहा हो, फुल बेंच के निर्णय रहे हो या डिवीजन बेंच के फैसले रहे हो, उन्होंने बड़ी बेबाकी से कानून के दायरे में रह करके सारे फैसले दिए हैं और वो जग जाहिर था कि वो फैसले देने में कभी हेजिटेशन करते नहीं थे। तो ये जो लास्ट वर्किंग डे पे इन्होंने फैसला दिया, ये इनका एक फैसला भी ऐतिहासिक रहा और ये आखिरी ताबूत में एक कील की तरीके से जड़ा गया है। तो ये भी फैसला उनका बहुत सराहनीय है और स्वागत योग्य है। जी जी। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह धर्मू वरिष्ठ अधिवक्ता जो हुए हैं हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच के स्टैंडिंग काउंसिल हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी की न्यूज प्रेस में। धर्मेंद्र जी, डीवाई चंद्रचूड़ जी नमस्कार। डीवाई चंद्रचूड़ जी रिटायर हो गए कल, और उनका कार्यकाल, उनके कई ऐतिहासिक फैसले जो यादगार बनकर रहे हैं और ऐतिहासिक हो गए हैं, उन्हीं की चर्चा हो रही थी। अभी सत्यदेव सिंह यादव जी हाईकोर्ट के पूर्व महामंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आपका भी कभी जब ये चीफ जस्टिस इलाहाबाद में रहे हैं, तो आपका भी उस समय रास्ता कभी हुआ है क्या इनसे? देखिए, सीजेआई साहब का जो व्यक्तित्व है, जैसा कि सत्यवीर जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ऐसा व्यक्तित्व न्यायपालिका में कार्य करने वाले पहले भी 49 सीजीआई इंडिया में रहे, ये 50th सीजीआई इंडिया के रहे। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि इनके जैसा बेबाक व्यक्तित्व, जो कि चाहे सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे इक्वलिटी का मामला हो, चाहे इंडिविजुअल राइट का मामला हो, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको सिक्योर करने का मामला रहा हो, हर जगह पर चंद्रचूड़ साहब का जो अपना व्यक्तित्व है, उसके अनुसार उन्होंने जजमेंट दिए हैं, और ये जजमेंट देश के लिए लैंडमार्क जजमेंट तो है ही, समाज के लिए एक मील का पत्थर भी है। जी, ये चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ अक्टूबर को 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी, और हमारे ख्याल से 3 साल के लगभग इन्होंने कार्यकाल वहां किया था। उसके बाद 2016 में
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में इन्हें पदोन्नत किया गया था। उसके बाद में नवंबर में 2022 में इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई थी। तो कुल मिला के उनकी नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से आपने उनके टेन्योर को डिस्क्राइब किया है, निश्चित रूप से 2017 के और अभी तक जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट में चाहे वो बेंच का पार्ट रहे हों या सीजीआई के रूप में स्थापित रहे हों, हर जजमेंट में आप इसी बीच में देखिए 2017 से प्रारंभ करिए 2024 तक आ जाइए, यानी कि लास्ट उनका जो जजमेंट है वो जजमेंट भी अपने आप में एक आइकॉन है, जिसमें अल्पसंख्यक जो दर्जा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसके लिए एक आइकॉनिक जजमेंट उन्होंने दिया। आप राम मंदिर की बात करिए, आर्टिकल 370 पे जो पिटीशंस आई थी, उन पिटीशंस में बेंच का पार्ट रहते हुए जो उन्होंने आदेश पारित किए, या उसके बीच में बहुत सारे उनके, मुझे कुछ जजमेंट उनके याद हैं। एक पुत्ता स्वामी करके यूनियन ऑफ इंडिया, उस वो जजमेंट था, उसमें राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया और इसको फंडामेंटल राइट माना था। इसी तरीके से नौतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी उन्होंने जो डिक्रिमिनलाइज किया था 377 को, ये बहुत ही रोल यानी ऑर्डर किए थे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सोसाइटी के लिए। तो ऐसे ऐतिहासिक आदेश करने वाला निश्चित रूप से न्यायपालिका के लिए, देश के लिए धरोहर के रूप में है, जिनको आगे हम लोग ऐतिहासिक एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे। जी, कुल मिला के ये भी कहा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि या पीछे जो आपका बैकग्राउंड है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 78 से लेकर के 1985 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया है और उनके द्वारा किए गए भी फैसले निर्णायक फैसले जो रहे हैं वो भी अहम रहे हैं। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो एक आपने अलग चैप्टर ही ओपन कर दिया। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, यानी जो आइडेंटिटी है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की, वो आइडेंटिटी उनकी सेल्फ मेड है। उनके फादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ये अलग विषय है, लेकिन इन्होंने अपने आदेशों के द्वारा अपने आप को स्थापित किया। और इनके पिताजी के भी जो कार्यकाल में आदेश हुए थे वो भी ऐतिहासिक फैसले थे। उन्हीं में से कुछ फैसलों को सीजीआई साहब ने परिवर्तित भी किया, आपके पूर्ण ज्ञान में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए जो आदेश उनके पिताजी ने किए, उन आदेश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने परिवर्तित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में वो उनका जो कार्यशैली है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर करने का प्रोसेस है, उनका जो अपनी आइडेंटिटी है, वो सब अपने आप में इंडिविजुअली उनकी व्यक्तित्व की जो पहचान है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक संदेश और आइकॉन है हमारे लिए वो। जी, हाँ, कुल मिलाकर प्रतिभा के धनी तो ही हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्होंने दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 86 में अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम किया। डॉक्टरेट इन जुरिडिकल साइंसेज एसजेडी की उपाधि भी मिली। तो ये सब चीजें, इतनी उपाधि, तो ये प्रतिभा जो इनके अंदर थी वो इनको शीर्ष तक ले गई। नहीं, सामाजिक ज्ञान आपका जो होता कहना है वो प्रशासन लोगों ने अर्जित किया। जी, असाधारण योग्यता के कारण और 98 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत का उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये व्यक्तित्व है। जी, तो अब अगला सीजीआई जो होगा उससे क्या अपेक्षा है भारत को, या अधिवक्ता समाज को, जैसा या आम नागरिकों को कुछ ऐसे फैसले आए? देखिए, जादव आम साहब। आदमी, जी, आम आदमी की तो जो धारणा होती है उसको न्यायिक दृष्टिकोण से संपूर्ण करने का अगर प्रयास हमारे आने वाले सीजीआई भी करेंगे। अब चूंकि वो ये मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय है, संबद्ध न्यायालय जो भी है, हाई कोर्ट हो, लोअर जुडिशरी हो, ये गवर्न होती है सब वहां से। तो हमारा एक जो अपना अनुभव है और जो हम लोग पब्लिक के बीच में रह के काम करते हैं,
इसमें एक जो बहुत बड़ी खामी आ रही है कि न्यायालयों में जजेज की जो संख्या है, निर्धारित संख्या जो है, उस संख्या को अगर पूर्ण रूपेण से इसको अगर भरने का प्रयास किया जाए, जो सैंक्शन पोस्ट है उस पोस्ट को फुलफिल करने का प्रयास किया जाए, तो हमारे समाज में जो न्याय प्रक्रिया में देरी की व्यवस्था हो रही है, या हर न्यायालय में जो एक भारी पेंडेंसी की व्यवस्था है और न्याय में देरी हमेशा अन्याय कही जाती है, तो अगर इस चीज के लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इनसे हम लोग ये एक अपेक्षा करते हैं कि जो भी न्यायालय में सैंक्शन पोस्ट है, अगर इसको त्वरित ढंग से अगर इसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे तो हमारा भारत एक सुदृढ़ और विकसित भारत एक तैयार होगा। न्याय में व्यवस्था जो भी कारगर हो, न्यायालय को के पदों, रिक्त पदों को शीघ्र से शीघ्र भरने का प्रयास करें, ये हम नए आने वाले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं। जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अगला सीजीआई इसका नाम चल रहा है इस समय। खन्ना जी, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी सोमवार से पदभार ग्रहण करेंगे, खन्ना जी, वो भी निश्चित रूप से बहुत ही एनर्जेटिक और नॉलेजेबल जी, जस्टिस के रूप में जाने जाते हैं। दर्शकों को बताएं। उनकी कार्यप्रणाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए अभी हम लोग सोमवार के बाद देखना प्रारंभ करेंगे, लेकिन जस्टिस उन्होंने जिन जिन केसेस में अभी लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, वो जजमेंट्स भी दर्शकों को सब साइट पे अवेलेबल है, और आपसे जब नेक्स्ट कोई मीटिंग होगी तो हम उन साइट्स पे क्लियर करेंगे। लेकिन जो उनका व्यक्तिगत कार्यशैली है, वो निश्चित रूप से कार्यशैली से हमारी अपेक्षाएं, हमारा निवेदन, जैसा कि सत्यधीर जी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के परिधि के अंदर ही प्रत्येक प्रदेश की उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां भी जो पद रिक्त हैं, उन पदों की रिक्त की पूर्ति अगर हो जाती है, तो जो हमारी पेंडेंसी है, आप एक बार अगर देखें तो गूगल पे भी सर्च करने पर मिल जाता है, लाखों केसेस की पेंडेंसी है, जिसके लिए हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रेस्क्राइब लोग हैं, वो भी चिंता व्यक्त करते हैं। और चंद्रचूड़ साहब ने तो ऑलमोस्ट कई मीटिंगों में इस बात को कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि जो पेंडेंसी है उसको कैसे हम कम से कम करें, और उनके डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हर जस्टिस ने, हर जिले की न्यायालय ने केसेस को समयबद्ध तरीके से खत्म करने का प्रयास भी किया। तो ऐसा ही तरीका हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड खन्ना जी को भी पूरा करना चाहिए, और हम लोगों की अपेक्षाएं कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी संविधान को जो संरक्षित करने की है, उस इच्छा को पूर्ति करने में वो अपने निर्देश और आदेश को लगातार देते रहेंगे, तो हम लोगों के लिए अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। जी, अपने पूरे करियर में जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय शास्त्र और कानूनी शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उन्होंने भारतीय कानूनी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यधीर जादव जी और धर्मेंद्र सिंह धर्मू जी जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।